हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हिमांशु गोयल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में देखो और सीखो में। सो टुडे आज मैं आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है, कौन इसे ले सकता है, कौन नहीं ले सकता, इसको लेने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है और कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या कंप्लायंसेस करनी पड़ती हैं, क्या कंप्लायंसेस नहीं करनी पड़ती हैं और कॉम्पोजिशन स्कीम में कैसे रिटर्न्स जाती है या कौन सी रिटर्न जाती है, कैसे टैक्स पे होता है। कॉम्पोजिशन स्कीम समझने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नॉर्मल टैक्स पेयर अपने बिजनेस में कैसे डील करता है और फिर जब वो कॉम्पोजिशन स्कीम में स्विच करेगा तब वो कैसे डील करेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड पर्सन है जिनका नाम है मिस्टर राहुल पाल। मिस्टर राहुल पाल एक स्मॉल टैक्स पेयर है जिनका अपना एक बिजनेस है जनरल स्टोर का। उनकी नॉर्मली जो सेल है पूरे साल की वो 60 लाख रुपीस है। तो एक नॉर्मल टैक्स पेयर अपने बिजनेस में कैसे डील करता है जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले रखी। कॉम्पोजिशन स्कीम जिसने नहीं ली है, सबसे पहले वो अपनी सेल पर टैक्स पे करता है। मान लीजिए एक जनरल स्टोर है तो उस पर डिफरेंट आइटम्स के डिफरेंट टैक्स होंगे, जैसे 5%, 12%, 18% एंड 12%। 5%, 18%, 12% एंड 28%। तो ये क्या करता है, नॉर्मली अपनी सेल पर टैक्स पे करता है और जो भी उसने परचेजेस करी हैं उस पर वो अपना आईटीसी लेस करता है। अपनी जो टैक्स की लाइबिलिटी होती है, सेल पर जो भी उसकी लाइबिलिटी है उसमें से वो अपने आईटीसी को जो परचेज पर टैक्स पे करता है उसको लेस करता है और उसका तब टैक्स पेबल निकलता है या फिर उसका रिफंड निकलता है और इसी के हिसाब से वो अपनी रिटर्न फाइल करता है। एक नॉर्मल टैक्स पेयर ऐसे करता है तो उसको क्या क्या कंप्लायंसेस करनी पड़ती है एक नॉर्मल टैक्स पेयर को। सबसे पहले उस पर लेवी का सेक्शन लगता है, सेक्शन 9, जिसमें उसे रेट ऑफ टैक्स बताए गए हैं कि जो आइटम्स पर रेट ऑफ टैक्स उसे चार्ज करना है वो ये है, जैसे फॉर एग्जांपल 5%, 12%, 18 एंड 28%। फिर उसे आईटीसी के सेक्शन से कंप्लायंस करनी पड़ती है जो सेक्शन 16 है, जिसमें उसे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। उसे एक परचेज बिल फाइल बना करके रखनी पड़ती है जिसमें उसने जितनी भी परचेजेस करी हैं जिस पर वो टैक्स पे करता है, आईटीसी क्लेम करता है, उसकी एक फाइल मेंटेन करके रखनी पड़ती है। उसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं अंडर सेक्शन 31 में। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं अंडर सेक्शन 35 में। रिकॉर्ड्स कौन से, सेल के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं जिस पर उसकी टैक्स लाइबिलिटी निकलती है। परचेज के रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं जिस पर वो आईटीसी अपना क्लेम करता है। उसे जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ती हैं सेक्शन 39 के अंदर, जो जीएसटीआर 3B होती है, जो उसे ईच मंथ फाइल करनी पड़ती है। हर मंथ जीएसटीआर 3B फाइल होती है। और सेक्शन 44 में उसे एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जीएसटीआर 9। उसे ईच मंथ अपना टैक्स पेमेंट भी करना होता है। तो ये कंप्लायंसेस हैं जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर को करनी पड़ती है जो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लेते हैं। रेट ऑफ टैक्स की, आईटीसी की, डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सेल परचेज के जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, जीएसटीआर 3B ईच मंथ फाइल करनी है, एनुअल रिटर्न्स फाइल करनी है, जीएसटीआर 9 ईच मंथ आपको टैक्स पे करना है। अब जब एक नॉर्मल टैक्स पेयर जिसने कंपोजिशन स्कीम नहीं लिया उसके क्या क्या खर्चे होते हैं, मान लीजिए पूरे साल में उसका क्या खर्चा हुआ, उसको मंथली अकाउंट्स मेंटेन करने का खर्चा हुआ, जो भी उसको फाइल्स वगैरह लगी और जो भी स्टेशनरी का खर्चा हुआ। एक अकाउंटेंट रखना पड़ा जिसको उसे 10,000 पर मंथ की सैलरी देनी पड़ी, जो टोटल मिलाकर के 1,20,000 हो गई। ईच मंथ उसे डेटा सेंड करना पड़ेगा अपने सीए के पास, जो भी एक झंझट है। जीएसटी रिटर्न के एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए 3,000 पर मंथ के उसे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के चार्जेस देने पड़ते हैं पर मंथ के, तो यानी कि पूरे साल के 36,000 रुपये चार्जेस हो गए और ईच मंथ उसे पेमेंट करनी पड़ेगी जीएसटी की। तो ये उसके खर्चे हो गए। तो ये जो खर्चे हैं सारे एक नॉर्मल जो टैक्स पेयर होता है, जो छोटा टैक्स पेयर है जिसकी अभी एक 60 लाख रुपीस की टर्नओवर है, वो ये सब खर्चे बियर नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए जीएसटी में व्यापार करना मुश्किल हो रहा था। तो उसी चीज को देखते हुए सरकार ने कॉम्पोजिशन स्कीम लेकर के आई। कॉम्पोजिशन स्कीम पहले 1 लेकर के आए, जो सेक्शन 10 है कॉम्पोजिशन स्कीम का। ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो नॉर्मली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है, उनको सपोर्ट करने के लिए है स्मॉल टैक्स पेयर्स को। एक सिंप्लीफाइड स्कीम है, ज़्यादा टिपिकल स्कीम नहीं है, एक ऑप्शनल स्कीम है। सबसे बड़ी बात, ये ऑप्शनल स्कीम है, ये मैंडेटरी स्कीम नहीं है। आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए। इसमें कंप्लायंसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कम। लेस रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज़ है, आपकी रिपोर्टिंग फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। अब एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर कैसे डील करता है जब वो कॉम्पोजिशन स्कीम लेता है। मान लीजिए यही रजिस्टर्ड पर्सन है मिस्टर राहुल पाल, जो एक स्मॉल टैक्स पेयर थे जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम
नॉर्मली इनका बिजनेस है जनरल स्टोर का। हम मान लीजिए इनकी सेल है 60 लाख रुपीस की, और इन्होंने क्या करा, अपना जो भी एनुअल टर्नओवर साल की हुई उस पर इन्होंने एक स्पेसिफाइड रेट से 1% से टैक्स पे करा। जी हाँ, कॉम्पोजिशन स्कीम में स्पेसिफाइड रेट्स होते हैं जिन्हें कॉम्पोजिशन रेट कहते हैं, रिड्यूस्ड रेट कहते हैं। उनके ऊपर ये नॉर्मल रेट्स जो 5%, 12%, 18% और 28%, ये वाले रेट्स एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसके बाद उन्होंने परचेजेस करी, तो लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम में सबसे बड़ा एक घाटा ये है कि आप अपना इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। भाई कॉम्पोजिशन डीलर ने पूछा कि इनपुट क्यों नहीं क्लेम कर सकते, वो आप इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी आप रिड्यूस्ड रेट से टैक्स पे कर रहे हैं। आपकी पूरे साल की टर्नओवर पर 1% आप टैक्स पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सोचिए, आपका 28% का टैक्स लगता था पहले, और उसके बाद अब आप 1% टैक्स पे कर रहे हैं। आप ऑलरेडी रिड्यूस रेट से टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं दे सकते। गवर्नमेंट आपको ऑलरेडी इतना बड़ा बेनिफिट दे रही है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में सबसे पहले बड़ा एक घाटा या समझ लीजिए कुर्बानी जो आपको देनी पड़ेगी वो आईटीसी की देनी पड़ेगी। आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, आपके ऊपर पूरी तरह से बैन है आईटीसी क्लेम करना कॉम्पोजिशन डीलर के लिए। आपको सीधा अपना टोटल टर्नओवर जितनी भी है उसका 1% निकालना है, 1% निकालना है और उसका टैक्स पे कर देना है यहाँ पर रिफंड। और विच इज टू बी कीप्ड इन माइंड, एक कॉम्पोजिशन डीलर जब एक स्कीम चूज करता है तो उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नो आईटीसी क्लेम्ड ऑन परचेज, वो आईटीसी क्लेम, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकता अपनी परचेज पर जो भी उसने टैक्स पे करा है। नो आउटपुट टैक्स चार्ज फ्रॉम योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर से जब बिल इशू करेंगे, अपना कॉम्पोजिशन डीलर जब बिल इशू करेगा सेल का, तो उसमें टैक्स चार्ज नहीं करेगा अलग से। वो सिंपल जितनी भी उसकी सेल की वैल्यू है पूरी की पूरी वैल्यू को अपने बिल में लगाएगा, उसके अंदर टैक्स को स्पेसिफिक अलग से मेंशन नहीं करेगा, ताकि अगर वो स्पेसिफिक मेंशन कर देगा तो सामने वाली पार्टी उसका इनपुट क्लेम कर लेगी। तो इसलिए दूसरी सबसे बड़ी एक कुर्बानी ये है कि आपको इन आउटपुट टैक्स क्लेम आप नहीं चार्ज कर सकते अपने बिल में अलग से। आपको टोटल अपनी जो भी सेल की वैल्यू है वो लेंगे कस्टमर से बस। इन बिल ऑफ सप्लाई, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे जिसमें आप वैल्यू ऑफ सेल चार्ज करेंगे फ्रॉम योर कस्टमर। आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। कॉम्पोजिशन डीलर में दूसरा सबसे बड़ा ये कुर्बानी देनी पड़ेगी कि वो टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकता, वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा। और इनवॉइस जो इशू होगा वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करेगा, और उसको ये वर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे अपने बिल के ऊपर, कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कि आप एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, आप सप्लाईज पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। ये आपको स्पेसिफिकली अपने बिल के ऊपर मेंशन करना पड़ेगा। आप कोई भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो कॉम्पोजिशन डीलर के लिए ये चीजें हैं जो वो कॉम्पोजिशन डीलर जब एक स्कीम ये वाली लेगा तो वो ये वाले बेनिफिट्स नहीं ले सकता है, ये उसके लिए बैन है पूरी तरह से। अब उसके बाद आता है कि अब उसको स्मॉल कंप्लायंसेस नीड टू बी डन, उसको बहुत ही कम कंप्लायंसेस करनी है। उसके लिए क्या क्या कंप्लायंसेस बची, उस पर लेवी का सेक्शन 9 नहीं लगेगा, इतने सारे रेट्स का झंझट नहीं है, सिंपल सेक्शन 10 के रेट्स लगेंगे जो स्पेसिफाइड रेट्स हैं, रिड्यूस्ड रेट है, कॉम्पोजिशन रेट्स हैं। कौन सा रेट लगेगा, एट द रेट ऑफ 1%, सिंपल। उसे कोई भी आईटीसी का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसको डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं, थोड़े से ही डॉक्यूमेंट्स। रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए उसकी बर्डन कम कर दिया गया है, उसे परचेज के रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं, उसको सिर्फ अपने सेल के रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं जिस पर उसका टैक्स बनेगा। उसकी जीएसटी रिटर्न्स जो जाएंगी वो जीएसटीआर 4 जाएगी, अब जीएसटीआर 3 भी नहीं जाएगी कॉम्पोजिशन डीलर के लिए, उसके लिए जीएसटीआर 4 जाएगी जो एनुअली रिटर्न होती है, जो पूरे साल की एक बार जाती है। सबसे बड़ा बर्डन तो यही है कि उसको अब हर मंथ डेटा नहीं भेजना, उसको सिर्फ साल में एक बार डेटा भेजना है, और एनुअली उसको रिटर्न फाइल करवाने के लिए साल में एक बार उसकी रिटर्न फाइल होगी। सेक्शन 44, लेकिन उसकी एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 है वो तो जाएगी ही जाएगी, जो पहले भी जाती थी नॉर्मल में भी, जब वो नॉर्मल टैक्स पेयर था, और जब वो कॉम्पोजिशन डीलर बन गया तब भी उसको जीएसटीआर 9 फाइल करनी ही है। अब ये स्कीम जो है कॉम्पोजिशन स्कीम 1, एक कॉम्पोजिशन स्कीम 1 है और एक 2 है। कॉम्पोजिशन स्कीम 1 जो है ये स्कीम मैंडेटरी नहीं है, पहले तो ये ऑप्शनल है, ये स्कीम पूरी तरह से ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। आप लेना चाहें तो ले, नहीं लेना चाहते तो मत ले। अब एलिजिबिलिटी क्या है, कॉम्पोजिशन स्कीम 1 कौन चूज कर सकता है, किसको मिलेगी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 26 जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर 1.5 करोड़ तक है, मतलब पिछले साल अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो इस साल आप इस करंट फाइनेंशियल ईयर में आप कॉम्पोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं। ये अदर देन स्पेसिफाइड स्टेट्स या फिर जो भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनके अलावा
अब ये टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अप टू 75 लाख उनको देखनी है जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अपना बिजनेस करते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। अगर वो ऑपरेट करते हैं इन मोर देन 2 स्टेट्स और 1 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है और या फिर एक नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। फॉर एग्जांपल आप मुंबई से डीलिंग करते हैं, एक पैन पे आपने 2 जीएसटी नंबर लिए हैं, एक मुंबई में है और एक आपका मेघालय या मिजोरम या इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में है, तो आपके ऊपर जो लिमिट एप्लीकेबल होगी वो 75 लाख की लिमिट होगी, ना कि 1.5 करोड़ की। और ये एक पैन वाइज स्कीम है, मतलब कि एक पैन नंबर पे आपने अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस लिए हुए हैं तो आपको ये देखना है कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेंगे तो जितने भी जीएसटी नंबर हैं वो सभी पर एप्लीकेबल होगी, मतलब कि जितने भी आपने जीएसटी नंबर लिए हैं वो कॉम्पोजिशन स्कीम सभी पर एप्लीकेबल होगी। अगर आप एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, एक जीएसटी नंबर के लिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हैं तो उस पैन पर जितने भी जीएसटी नंबर होंगे उन सभी पर कॉम्पोजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी, वरना किसी पर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक पैन पर अगर 4 जीएसटी नंबर हैं तो आप किसी एक जीएसटी नंबर पर कॉम्पोजिशन स्कीम लें और दूसरे पे ना लें। आपको लेनी है तो सभी पर लेनी पड़ेगी और नहीं लेनी है तो सभी को छोड़ना पड़ेगा। इसकी लाइफ ऑफ द स्कीम, ये स्कीम आप पर कब तक एप्लीकेबल होगी? कॉम्पोजिशन स्कीम 1 उस दिन लैप्स हो जाएगी फ्रॉम द डे जिस दिन आपकी एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस कर जाती है 1.5 करोड़ और 75 लाख से। तो पिछले साल अगर आपकी 1.5 करोड़ थी तो इस साल भी आपको 1.5 करोड़ तक ही बेनिफिट मिलेगा। जैसे ही वो 1.5 करोड़ तक से क्रॉस करेगी तब आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। ऐसे ही 75 लाख की है, अगर पिछले साल आपकी 75 लाख थी तो आप इस साल एलिजिबल हो कितने तक? 75 लाख तक। उसके बाद आप इनएलिजिबल हो जाओगे कॉम्पोजिशन स्कीम 1 के लिए। उसके बाद एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है? यहाँ पर जो हम देख रहे हैं एलिजिबिलिटी पर्पस के लिए पैन बेस्ड स्कीम है, मतलब कि आपको अगर आपने एक पैन नंबर पर डिफरेंट टाइप्स के जीएसटी नंबर लिए हैं, एक पैन नंबर पर मान लो आपने 4 जीएसटी नंबर लिए हैं अलग अलग स्टेट में, तो उन सभी स्टेट में जितने भी आपने अलग अलग स्टेट में जितने भी जीएसटी नंबर लिए हैं उन सभी जीएसटी नंबर की टोटल टर्नओवर आप कैलकुलेट करोगे अपनी लिमिट्स देखने के लिए। ये होल इंडिया बेसिस पर आपको देखनी है, मतलब एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक पैन नंबर पर 4 जीएसटी नंबर है तो उन चारों जीएसटी नंबर का टोटल करना है टर्नओवर का और फिर आपको देखना है। ये नहीं कि अलग सेपरेट देखनी है, ईच जीएसटी नंबर वाइज नहीं देखनी, आपको टोटल उनकी टर्नओवर करनी है सभी जीएसटी नंबर्स की और फिर आपको देखना है कि आपकी लिमिट में आप हो या नहीं हो 1.5 करोड़ की और 75 लाख की। एग्रीगेट टर्नओवर का क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जितनी भी आपकी वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज हैं, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड नहीं करेंगे? जो भी आपकी इनवर्ड सप्लाई है जिन पर आपने आरसीएम पे करा है या जिन पर आपने टैक्सेस पे करे हैं, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड एसजीएसटी, या फिर आपने कॉम्पोजिशन सेस पे करा है तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एग्जम्प्ट सप्लाईज ली जाएंगी, लेकिन कौन सी एग्जम्प्ट सप्लाई नहीं ली जाएगी? जो भी आपने इंटरेस्ट इनकम अर्न करी है ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, ग्रांट और डिपॉजिट्स जो भी आपने हैं वो उनकी इंटरेस्ट इनकम को यहाँ इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके अलावा जो भी इनकम होगी वो एग्जम्प्ट सप्लाईज में आएगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को यहाँ पर ऐड करेंगे और सर्विसेज जो भी आपने करी है या दोनों। इंटर स्टेट अगर आपने सप्लाईज करी हैं तो ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन है जो कॉम्पोजिशन स्कीम में भी यूज होती है और अलग जगह पर भी यूज होती है। ये मैं इसका मतलब बाद में समझाऊंगा इंटर स्टेट सप्लाईज को क्यों यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब एग्रीगेट टर्नओवर आप कैलकुलेट जो करोगे वो ऑल इंडिया बेसिस पर आपको कैलकुलेट करनी है। एक पैन पर जितने भी जीएसटी नंबर हैं सबका टर्नओवर इफ 1.5 एंड 75 और 50 लाख जो कॉम्पोजिशन स्कीम 2 में है सर्विसेज के लिए है, देन वो इस साल से कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं। मतलब आपको ये पैन वाइज स्कीम है, तो एक पैन नंबर पर अगर आपने 4 जीएसटी नंबर लिए हैं तो उन चारों की अलग अलग स्टेट में आपने जीएसटी नंबर लिए हुए तो उन सभी स्टेट्स की टर्नओवर आपको टोटल करनी है एंड देन आपको लिमिट चेक करनी है। अब रजिस्टर्ड पर्सन जो एलिजिबल नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम 1 लेने के लिए, अगर वो कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ईसीओ मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजोन के थ्रू, अगर आप कोई भी सेल कर रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होते हैं जिनको टीसीएस कलेक्ट करना होता है। अगर आप सप्लाई करते हो नॉन टैक्सेबल गुड्स की, जैसे कि जिन पर टैक्स ही नहीं लगता, जैसे अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल या पेट्रोल। सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो, जैसे कि आप कोई भी सीए हो, सीएस हो, एडवोकेट हो या फिर आप इंटीरियर डेकोरेटर हो, लेकिन आप सर्विस करते हो, प्योरली सर्विस में एंगेज हो, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम 1 नहीं ले सकते, आप कॉम्पोजिशन स्कीम 2 में लिए। कॉम्पोजिशन स्कीम 2 है आपके लिए जो फाइनेंस एक्ट 2019 से आई है,
इसमें सर्विसेज में लेकिन कौन इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, कौन यहाँ पर अगर सर्विस देते भी हैं तो भी इंक्लूड करेंगे, वो है रेस्टोरेंट एंड लिमिटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज। रेस्टोरेंट की सर्विस देते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। लिमिटेड वैल्यू सर्विस का मतलब है कि मान लीजिए आप गुड्स में डील करते हैं लेकिन आप साथ में उसके साथ कुछ सर्विस भी देते हैं, जैसे प्यूरीफायर बेचने वाले होते हैं वो प्यूरीफायर की सर्विस भी करते हैं। तो यहाँ पर सर्विस को तो इंक्लूड नहीं करा कंपोजिशन स्कीम 1 में, लेकिन उन्होंने बोला कि ठीक है अगर आप कुछ लिमिटेड % तक सर्विस देते हो तो हम आपको कंपोजिशन स्कीम 1 दे देंगे। अब लिमिटेड वैल्यू सर्विस का क्या मतलब है, जिसमें गुड्स भी देते हो, जैसे प्यूरीफायर भी बेचते हो और उस प्यूरीफायर की सर्विस भी करते हो। अगर आप कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो जो एंगेज्ड है सर्विस में, मतलब वो गुड्स के साथ साथ कुछ सर्विस भी देता है, लेकिन सर्विस कितनी देता है, लेकिन इसमें लेकिन यहाँ पर रेस्टोरेंट सर्विस को कवर नहीं किया गया। रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा अगर आप एंगेज्ड हो सर्विस में, आप कौन सी सर्विस देते हो इन करंट फाइनेंशियल ईयर में, अप टू ओनली 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपकी टर्नओवर है स्टेट में उसका 10% और 5 लाख से विच एवर इज हायर, इतनी आप सर्विस दे सकते हो। अगर इससे ज्यादा दोगे तो आप कंपोजिशन स्कीम 2 में कवर किए जाओगे, यहाँ पर कवर नहीं होगे, यहाँ पर इनएलिजिबल हो जाओगे। अब इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर आपने कोई भी करी है 1 रुपए की भी तो आप इस स्कीम के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे, आप यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आप मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स हैज बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, नोटिफाइड गुड्स में क्या क्या है, जैसे आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू। अगर आप सीटीपी और एनआरटीपी हैं जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो आप कंपोजिशन स्कीम 1 नहीं ले सकते हैं। अब एलिजिबल कौन कौन हुए कंपोजिशन स्कीम 1 में, मेनली मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो भी रेस्टोरेंट की सर्विस देते हैं। अब कंपोजिशन स्कीम 1 में कितना रेट ऑफ टैक्स देना है, एक मैन्युफैक्चरर को देना है रेट ऑफ टैक्स 1%, जिसमें 0.5% CGST, 0.5% SGST ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, और उसके बाद है ट्रेडर्स को, मैन्युफैक्चरर्स के अलावा ट्रेडर्स को 1% देना है जो भी उसकी टैक्सेबल टर्नओवर है, उसमें एग्जम्प्ट को इंक्लूड नहीं करना है, जो भी उसकी टैक्सेबल सप्लाईज है उस पर 1% उसको देना है। इन केस ऑफ रेस्टोरेंट या फिर कैटरिंग सर्विस प्रोवाइडर उसको 5% देना है, 2.5% CGST, 2.5% SGST ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। अब आती है कंपोजिशन स्कीम 2। कंपोजिशन स्कीम 1 जो थी उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स को मेनली बैन कर दिया गया था। कंपोजिशन स्कीम 1 में उनको सर्विसेज के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस अगर कोई करते हैं प्योरली तो उनके लिए कंपोजिशन स्कीम 1 नहीं थी। तो मेन फिर सर्विस सेक्टर इससे बहुत नाराज हुआ, जिसके बाद काफ़ी दिनों तक डिमांड करने के बाद सर्विस सेक्टर के द्वारा ये कंपोजिशन स्कीम 2 लाई गई। जो ये स्कीम कंपोजिशन, अर्लियर दिस स्कीम वाज अवेलेबल ओनली द सप्लायर ऑफ गुड्स। जो कंपोजिशन स्कीम 1 थी वो मेनली सप्लायर ऑफ गुड्स थी, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर। कंपोजिशन स्कीम जो 2 आई वो अवेलेबल हुई फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से, काफ़ी दिनों तक डिमांड करने के बाद 1 अप्रैल 2019 से आई कंपोजिशन स्कीम 2। ये स्कीम जो अवेलेबल थी मेनली सर्विस प्रोवाइडर्स को थी, जो CA, CS, एडवोकेट्स या इंटीरियर डेकोरेटर्स अगर कोई भी सर्विस देते हैं प्योरली सर्विस तो यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देते हो, दो सप्लायर हु वर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अर्लियर, जो कंपोजिशन स्कीम अर्लियर में इंक्लूड नहीं थे। रजिस्टर्ड पर्सन वुड नॉट बी एलिजिबल, जो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज करते हो, आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो कंपोजिशन स्कीम 1 थी इसमें मेनली गुड्स को ही बैन किया हुआ था, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स यहाँ पे सर्विस था, और उसके बाद इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन NRTP। तो यहाँ पर मेनली ये सर्विस सेक्टर के लिए था, यहाँ पर गुड्स और सर्विस वर्ड भी इंक्लूड कर दिया गया। अगर आप कंपोजिशन स्कीम 2 लेना चाहते हो तो आप गुड्स में भी डील नहीं करोगे और सर्विस में भी डील नहीं करोगे थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जो भी आपके ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो इज लाइबल टू कलेक्ट TCS, सप्लाई ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज जैसे अल्कोहलिक लिकर, पेट्रोलियम क्रूड और पेट्रोल। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नॉट इवन 1 रुपीज की आप नहीं करोगे। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सच गुड्स और सर्विस आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, गुड्स में भी डील नहीं करोगे और सर्विस में भी डील नहीं करोगे। कैजुअल, CTP और NRTP है। अब ये स्कीम जो है ये भी पैन वाइज स्कीम है, या तो आएंगे तो सारे आएंगे या फिर नहीं आएगा तो कोई भी नहीं आएगा। एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए? आपकी एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर अप टू 50 लाख होनी चाहिए इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर आपके पिछले साल 50 लाख तक की टर्नओवर है तो इस साल आप कंपोजिशन स्कीम 2 चूज कर सकते हो। रेट कितना है यहाँ पर? 6% का आपको रेट पे करना है, 3% CGST, 3% SGST। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है? सेक्शन 10(2)A जो है
कॉम्पोजिशन स्कीम 2 जो सर्विस सेक्टर के लिए लाई गई थी। अब यहाँ पर अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखनी पड़ेगी। एग्रीगेट टर्नओवर में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा टर्नओवर फ्रॉम, जब आप एलिजिबिलिटी अपनी चेक करोगे कॉम्पोजिशन स्कीम 2 के लिए कि आप उसमें उस स्कीम को ले सकते हैं या नहीं, तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है। एग्रीगेट टर्नओवर आपको देखने के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करना पड़ेगा जो भी आपकी टर्नओवर है फ्रॉम 1 अप्रैल यानी कि बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से लेकर के अप टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और इसमें इंक्लूड क्या नहीं होगी, जो भी आपकी एग्जम्प्ट सर्विस है यानी कि इंटरेस्ट इनकम ऑन एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, अगर आपने कोई इंटरेस्ट इनकम अर्न करी है, एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स, एडवांसेस, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में आपकी टर्नओवर 16 लाख है, अगर आपकी टर्नओवर 16 लाख है और फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपकी टर्नओवर 16 लाख है और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आप कॉम्पोजिशन स्कीम चूज करने के लिए एलिजिबल हो, तो आपकी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की टर्नओवर मान लीजिए 20 लाख है, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक की 25 लाख है और 1 जनवरी से 31 मार्च की आपकी 35 लैक्स है। तो ये जो टर्नओवर है आपकी 1 अप्रैल से यानी बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक की टर्नओवर, मतलब इस दिन आप एलिजिबल हो इस दिन तक के लिए, तो आपकी 20 लाख है, ये इंक्लूड कर लेंगे। और 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक 25 लाख है, तो अभी भी आप एलिजिबल हो। तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेने के लिए एलिजिबल हो जहां पर, तो वहां तक की टर्नओवर आपकी इंक्लूड की जाएगी। और उसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च यहाँ पर आपकी 35 लाख है, तो आप इन एलिजिबल हो गए, क्योंकि आपको 50 लाख की अगर कॉम्पोजिशन स्कीम 2 का बेनिफिट लेना है तो इस साल 50 लाख तक ही बेनिफिट मिलेगा। जहां 50 लाख से क्रॉस हुई आप इन एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद क्या आता है कि एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में आता है फॉर सेक्शन 10(2)(a) जो टैक्सेबिलिटी पर्पस को बताता है। टैक्सेबिलिटी पर्पस का मतलब है कि आपको अगर टैक्स पे करना है तो कौन सी टर्नओवर देखनी पड़ेगी, टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसमें क्या इंक्लूड नहीं की जाएगी, आपकी टर्नओवर जो 1 अप्रैल से लेकर के डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तक की टर्नओवर इंक्लूड नहीं की जाएगी जब आप टैक्स पे करोगे। इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे एग्जाम सर्विस जो पहले भी था, इंटरेस्ट इनकम ऑन ग्रांटिंग लोन, डिपॉजिट एंड एडवांसेस, वो इंक्लूड नहीं करेंगे। सेम एग्जांपल है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर आपकी 20 लाख रुपए की टर्नओवर है, आपकी 20 लाख रुपए की टर्नओवर है, तो इसको टैक्स देने के पर्पज से इंक्लूड नहीं किया जाएगा। लेकिन 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर आपकी 25 लाख है, तो ये वाली टर्नओवर आपकी टैक्स देने के लिए इंक्लूड नहीं होगी। ये वाली इंक्लूड होगी जो 1/10 से 31 दिसंबर की है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने के बाद की टर्नओवर जो है, यानी कि 25 लाख। यहाँ पर आपको 6% का टैक्स पे करना है क्योंकि आप एलिजिबल हो, अभी आपकी टर्नओवर 50 लाख तक है। जैसे ही 1 जनवरी से आपकी 35 लाख टर्नओवर क्रॉस हुई, मतलब कि आप इन एलिजिबल हो गए, तो फिर आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओगे। नॉर्मल स्कीम कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो गए, तो आपकी 50 लाख तक की बेनिफिट था, तो नॉर्मल रेट से टैक्स पे करोगे, वही 5%, 12%, 18%, 28%। अब कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम 1 और 2 दोनों के लिए हैं। जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे तो आपको एक इंटीमेशन फाइल करनी पड़ेगी, पोर्टल पर बताना पड़ेगा कि हम कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए फॉर्म CMP 02 GST पोर्टल पर आपको फाइल करना पड़ेगा। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं, आप जब आपने रजिस्ट्रेशन लिया तभी आपने कॉम्पोजिशन स्कीम ले ली, तो वो इफेक्टिव जो होगी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन लिया उसी दिन से। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल टैक्स पेयर हो और आपने स्विच किया है कॉम्पोजिशन स्कीम में, इफ़ यू आर फाइल एप्लीकेशन, अगर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो इन मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बीच में, साल के बीच में आपने एप्लीकेशन फाइल करी कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम लेनी है, तब आपकी जो स्कीम है वो आप मिडल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। वो इफेक्टिव जो होगी वो फ्रेश ईयर से आपको इफेक्टिव होगी, मतलब 1 अप्रैल से। मतलब अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपकी टर्नओवर मान ली 40 लाख थी, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आप एलिजिबल हुए। अब फाइनेंशियल ईयर 20-21 में आपने मिडल में जाकर के अपनी एप्लीकेशन फाइल करी है, तो आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा, 20-21 में नहीं मिलेगा। बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर से, मतलब बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर से आपको बेनिफिट मिलेगा अगर आप स्विच करते हो इनटू कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर आप नॉर्मल टैक्स पेयर थे, अगर आप न्यूली थे, आपने जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम में शुरुआत से ही आ गए, तो इफेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और आपको कोई सेपरेट इंटीमेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है, टू बी फाइल्ड फॉर ईच स्टेट। मतलब कि अगर आपने एक पैन पर 4 GST नंबर लिए हैं, तो आपको चारों के लिए अलग अलग कॉम्पोजिशन स्कीम की इंटीमेशन फाइल करने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक स्टेट में जाकर के आप इंटीमेशन फाइल कर दीजिए, वो सभी चारों GST नंबर पर एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि पैन वाइज स्कीम है। अगर आएंगे तो सारे आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई भी नहीं आएगा। इफ एलिजिबल इन वन स्टेट देन एलिजिबल इन ऑल।
स्टेट, मतलब अगर आप एलिजिबल हुए तो सभी स्टेट में एलिजिबल होंगे, और अगर आपकी किसी भी इनएलिजिबल हुए तो सभी स्टेट में इनएलिजिबल हो जाएंगे। मतलब अगर आपकी किसी भी स्टेट में एक पैन पर 4 जीएसटी नंबर है और किसी एक स्टेट में आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख या 50 लाख से क्रॉस कर जाती है, आप उस स्टेट में इनएलिजिबल हुए तो सभी स्टेट्स में इनएलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप ऑपरेट करते हैं 2 स्टेट से ज़्यादा में, नॉट एबल टू ऑप्ट फॉर सिंगल स्टेट, आप किसी एक सिंगल स्टेट के लिए 2 स्टेट में अगर आप ऑपरेट करते हैं और आप चाहते हैं कि एक ही स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम रहे दूसरे में ना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको लेनी है तो दोनों स्टेट के लिए लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी है तो आपको किसी भी स्टेट के लिए नहीं मिलेगी। आपके पास जो भी आईटीसी पड़ा है अनसोल्ड स्टॉक का, कैपिटल गुड्स का, एज ऑन 31 मार्च जो भी एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम लेने से पहले आपको ये सारा का सारा आईटीसी जो भी आपका अनसोल्ड स्टॉक मतलब गुड्स पर पड़ा है और कैपिटल गुड्स पर पड़ा है वो आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और आपके ऊपर आरसीएम का जो प्रोविजन अंडर सेक्शन 9, 3 एंड 4 जो भी आपका स्कीम में है, आरसीएम जो भी है और कॉम्पोजिशन स्कीम 1 एंड 2 में, वो आपको नॉर्मल रेट से ही पे करना है। मतलब कि आपके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम 1 एंड 2 आपने जो भी ली उसमें आपको रिड्यूस रेट पे करने हैं 1% और 6%, लेकिन आपके ऊपर आरसीएम के नॉर्मल प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगे। आपको आरसीएम अपने मान लो फ्रेट की सर्विस ली है तो आपको 18% आरसीएम ही पे करना पड़ेगा, आप 1% रिड्यूस रेट से पे नहीं करोगे। जब आप कॉम्पोजिशन स्कीम 1 और या 2 लेंगे तो आपकी जीएसटीआर 4 जाएगी, जो एक एनुअल रिटर्न है, साल में एक बार जाती है, आपको विद इन 1 मंथ फाइल करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जीएसटीआर 9 एक कॉन्टिन्यूसली फाइल होगी, जो आपकी एनुअल रिटर्न है 31 दिसंबर तक ये फाइल करनी होती है। आपको यहाँ पर टैक्स पेमेंट कैसे करनी है, कॉम्पोजिशन स्कीम 1 या 2 में आपको CMP 08 फाइल करना है, जो 18th ऑफ द मंथ तक फाइल करना है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर तक। जैसे ही क्वार्टर एंड होगा, क्वार्टरली टैक्स पेमेंट होती है यहाँ पर, जैसे ही आपका क्वार्टर एंड होगा तभी आपको फाइल कर देना है 18 तक। और आपको वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन ये अपने डिस्प्ले करना है एवरी रजिस्टर्ड ऑफिस पर, जो भी आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वहाँ पर ये वर्ड कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन आपको मेंशन करना है। वेयर दी प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजंस टू बिलीव, अगर कोई ऑफिसर ये देखता है कि आपने कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए आप इनएलिजिबल थे फिर भी आपने ले ली, या फिर ली है किसी फ्रॉड करने के लिए, डिफ्रॉड करने के लिए, तो वो आपकी परमिशन को कैंसिल कर देगा और आपके ऊपर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 अप्लाइड कर देगा। सेक्शन 73 होते हैं जब आपको कोई भी बोनाफाइड मिस्टेक करते हैं, मतलब आपकी गलती, आपको पता ही नहीं था कि सेक्शन में ऐसा लिखा है, आपने जान करके नहीं करा, तो आपको शो कॉज नोटिस इशू करेगा सेक्शन 73 में। सेक्शन 74 होता है मालाफाइड मिस्टेक, जब आपने कोई गलती करी है जान करके, आपको पता था लेकिन फिर भी आपने करी है, तो आपके ऊपर शो कॉज नोटिस एप्लीकेबल होगा और आपके ऊपर टैक्स और पेनल्टी आपसे चार्ज करेगा। टैक्स तो करेगा ही करेगा, पेनल्टी भी आप पर चार्ज करेगा। तो ये थे प्रोविजंस कॉम्पोजिशन स्कीम 1 एंड 2 के। होप आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी मैक्सिमम डाउट्स थे वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। सो गाइस, आपको पता चल गया होगा कॉम्पोजिशन स्कीम 1 और 2 में क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान है लेने के लिए। आपको अपनी जजमेंट सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको स्कीम लेनी है या नहीं लेनी है। सो थैंक यू गाइस, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो क्लोज करना चाहूँगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस, एंड अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।